फिर लगातार जब 95 में उसके रिजल्ट्स अच्छे आए और उसमें तो बाहर से भी बच्चे आने लगे और उनकी डिमांड होने लगी कि हमें नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं मेडिकल और इसके इंजीनियरिंग साइड के, उनके अंदर जो है बच्चों को ग्रूम किया जाए। तो फिर उसकी स्टार्टिंग पहले ये होता था कि बच्चे जो है इतने करियर के लिए इतने कॉन्शियस और अवेयर नहीं होते थे, या यूँ कहें कि हमें ऐसी कोई चिंता होती नहीं थी। 12th के बाद ही जो है सब चीज़ें सोची जाती थी कि 12th के बाद जो है क्या लेना है। 10th के बाद जब सब्जेक्ट ऑप्ट करते थे उसके बाद से फिर 12th होती थी और उसके बाद सोचते थे कि यार मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग साइड जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव जाना है, CS बनना है, CA बनना है, जो भी बनना, व्हाटएवर। वो सब हम लोग पेरेंट्स हैं वो सब इस बात को मेरी रिकॉल कर रहे होंगे कि हम लोग सब 12th के बाद ही सोचा करते थे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, या किस दिशा में जाएगा। ऐसे ही पहले 12th पास वाले बच्चे ही हमारे पास आया करते थे, यानी 12th के बाद जो 12th कर लेता था बच्चा, उसको लगता था कि उसे मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग साइड में जाना है, वही बच्चे हम लोगों के पास आते थे। लेकिन 2001 के अंदर एक ऐसा मिरेकल हुआ कि एक बच्ची जो थी वो एंथूज मतलब 12th के साथ ही जो है उसने प्रिपरेशन कर रही थी, उसने बड़ी जिद करके 12th के साथ ही उस समय जो है लिया और 12th पास वाले बच्चों के साथ पढ़ती थी और उसका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक से हुआ। तो फिर दिमाग में कंसेप्ट आया, उस बच्ची ने हमें कंसेप्ट दिया कि सर आप लोग जो है 11-12 के साथ क्यों नहीं शुरू करते हो ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन, क्योंकि बच्चों के जो है सिलेबस 11-12 के साथ ही आता है, तो इसके साथ क्यों नहीं शुरू करते हो। तो जब उस बच्ची ने हमें विजन दिया, उस बच्ची की बात को हमारी लगी, तो हम लोगों ने 2002 से जो है 11th और 12th के साथ इसकी प्रिपरेशन शुरू की। देखिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अभी वर्तमान में, वो किस तरह से हुआ और एलन उसका एक साक्षी है। फिर जब 11-12 के साथ प्रिपरेशन होने लगी तो हमने देखा कि जो बच्चों की जो अच्छी रैंक्स है और वो बच्चे ज़्यादा लीड करते हैं जो 11-12 के साथ जो है प्रिपरेशन करते हैं। हमने इस बात को ऑब्जर्व किया, ये हमारे रिजल्ट्स में भी आप लोगों को रिफ्लेक्ट होगा कि जो 11-12 के साथ यहाँ पर बच्चा जो है कंपीट कर रहा है, जो कर रहा है, तो उसको 2 साल तो वैसे ही उस कंपटीशन के लिए मिल रहे हैं जिसकी वो प्रिपरेशन कर रहा है। और अगर आप लोग देखें कि नीट हो या IIT हो, उसके अंदर जो है सिलेबस जो है 11th और 12th दोनों का ही कंबाइंड होकर आता है। तो बच्चे को अगर क्यों ना 11-12 के साथ जब ग्रूम किया जा रहा है तो उसकी प्रिपरेशन बहुत उस लेवल पर होती है और उसे 12th के साथ ही उसे सिलेक्शन मिल जाता है, तो उसका कोई ईयर लॉस नहीं होता है। जबकि पहले ये होता था कि 12th के बाद जो है प्रिपरेशन करते थे तो 1 साल तो ईयर लॉस होना ही होना है, उस बच्चे का 1 साल तो जाना ही है, उस प्रिपरेशन के अंदर जाना है, ऐसा होता। फिर जब हमें ऐसा लगा कि बच्चे जो है 11-12 के बाद भी ऐसे कई बच्चे ऐसे आते हैं, प्रतिभावान बच्चे जो NTSC क्वालिफाई होते हैं, जिनको ओलंपियाड वगैरह जो है बहुत अच्छा लगता है, और वो स्कूल्स में उनकी उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हो पा रही थी जो उनके कंपटीशन और उन्हें नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए compete करने के लिए जो है डेवलप करे। तो जब इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो 2008-2009 के अंदर हम लोग जो है 6 से 10 क्लास तक के बच्चों के साथ में आए। उनको जो है पहले 8th, 9th, 10th और फिर उसके बाद 6th, 7th को भी इंक्लूड किया। और इस 6 to 10 क्लास की जर्नी के अंदर हमने ये देखा यूजुअली कि उन बच्चों को जो 6 से 10th के अंदर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनका कैलिबर, उनका पोटेंशियल, उनका थिंकिंग, थॉट प्रोसेस उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा कैपेबल हो जाता है एज कंपेयर टू जो 10th के बाद बच्चा आता है। ये सब मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार इसका राइट टाइम क्या होता है, हम बच्चे पे एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालें, प्रेशर जो है दिमाग में जो है उसके क्यों अपन क्रिएट करें। जबकि आपने देखा हो कि जो सिलेबस होता है वो NCERT बेस ही चलता है, लेकिन उसे उस कंपटीशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है या उसको जो है वो ग्रूम करने के लिए उसे क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज चाहिए, वो हमारे टीचर्स को पता होती है और उसे उस तरह से भी ग्रूम करना शुरू कर देता है। तो आपने देखा कि जो बच्चे अभी हम लोग देखें, जितने भी रिजल्ट्स, चाहे वो ओलंपियाड के रिजल्ट्स आ रहे हों, चाहे वो NTSC वाले हैं रिजल्ट्स आ रहे हों, या जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम जो अभी इस अर्ली एज में होते हैं, उनके अंदर वो बच्चे ज़्यादा अच्छा फाइट कर पा रहे हैं जो ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर अडॉप्टेड हो गए हैं। कई
पेरेंट्स इसको डिफरेंट वे में भी सोचते हैं। आप लोगों से भी जो पेरेंट्स हैं, एक ये डेयरिंग डिसीजन लिया कि इस बच्चे को अपन को कोचिंग में भी भेजना है और उसको कंपटीशन करना है, तो कई आपके सामने भी चैलेंजेस आते होंगे, क्योंकि आप लोगों से भी क्रॉस क्वेश्चन करते हो, अरे यार इतनी जल्दी क्यों डाल दिया बच्चे को, अभी तो बहुत एज पड़ी हुई है, उसकी सारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, जल्दी बच्चा फेडअप हो जाएगा। ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं और हम लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि यार हमने डिसीजन सही लिया कि गलत लिया। होता है कि नहीं होता? यस और नो? मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूं, होता है कि नहीं होता ऐसा? तो ऐसी जब चीजें आती है, सिचुएशन आती है, तो मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग कभी भी स्कूल के एकेडमिक करिकुलम को डिस्टर्ब नहीं करते। हम लोग जो उनकी एकेडमिक जो चल रही है उसी को एनहांस करने का काम करते हैं, उस बच्चे को वो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देते हैं, ताकि आप देखिए कि हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है, हमारा जो है सीबीएसई बोर्ड का जो सिस्टम जो चल रहा है, मैं अकेले इसकी बात कर रहा हूँ और वही रिजेंबल करता है, चाहे एमपी बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो। लेकिन अगर आप देखें तो 10th के बाद बच्चे के साथ एकदम से बहुत सिलेबस का जो है बोझ एकदम से पड़ जाता है, एकदम से स्टडी चेंज होती है। 10th तक बच्चा अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, जा रहा है, 1-2 घंटे अपना को स्टडी से जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स 90+ मार्क्स लेकर आ जाता है। लेकिन 10th के बाद जब उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिखता है, जब उसे ये दिखता है कि यार मुझे कुछ और अच्छा करना है, मुझे 12th के साथ ही सिलेक्शन चाहिए, चाहे वो उसकी जो डिफरेंट जो उसने सोचा है, जो अपना करियर उसने ऑप्ट किया है, तो उस कंडीशन में एकदम से जब उस पर भार आता है, बोझ आता है, तो कई बच्चे हमने देखा है कि वो उस बोझ को जो है वो सहन नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते, मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि यार ये एकदम से क्या होगा। तो उसकी ट्रेनिंग स्टार्टिंग से अगर धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग होती रहे तो उसे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे साथ 11th और 12th में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हूं या नहीं। वो ऑलरेडी उस चीजों के लिए इतना अडेप्ट हो चुका होगा और उस अडेप्टेशन के अंदर उसकी जो है, जो कहना चाहिए उसका जो एक्चुअल जो पोटेंशियल है वो निकल कर आता है। तो मैं आप लोगों को बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि मैंने भी मेरे बच्चे को बहुत अर्ली उसमें स्टेज में ही डाला था, तो बीइंग अ पेरेंट मैं पेरेंट्स को यही कहूंगा कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, इस पर आप लोगों को कभी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्तमान समय की जो है वो रिक्वायरमेंट है। आज कोई भी आप देख लीजिए कि बच्चे को अगर हमें सेट करना है या उसे अपने करियर में कोई भी चीज ऑप्ट करनी है या कोई भी उसे लेना है, कोई भी अपना करियर जो है चूज करके उसे उस पर सेलेक्ट होना है, तो उसके लिए कंपटीशन तो उसको देना ही पड़ेगा। बिना कंपटीशन के वो बच्चा कभी भी जो है वो कोई भी ऐसी जगह पर नहीं पहुंच सकता जहां पर हम उसे देखना चाहते हैं या जो हमारे ड्रीम में है वो हम लोग जो है वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि ये जो अर्ली डिसीजन आप लोगों ने लिया ये बेस्ट है। और बच्चा, हम यकीन मानिए कि हम जिस तरह से उसकी ग्रूमिंग करते हैं, हम लोग उसे कभी भी इस बात का बर्डन या इसका बोझ नहीं देते कि वो इस एनटीएससी के अंदर टॉप ही करे या ओलंपियाड में टॉप करे, जब भी वो बात करें कि सक्सेसफुल बनेगा, ऐसा नहीं है। उसकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है जिसमें धीरे धीरे हमारे टीचर्स उसको ट्रेंड करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, कई बार ऐसा आता है कि सर हम लोग जो है, पेरेंट्स की बात बता रहा हूँ, कि हम लोगों के दिमाग में जब ये चीज़ चलती है कि हम लोग जो है यहाँ एडमिशन लिया है, अब हमारे बच्चे का क्या है। बच्चे कई बार ये कहते हैं कि सर मैंने तो जो है पायलट बनने का सोचा है, या मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी अपना डिसीजन अपने बच्चे पर, अपने वार्ड पर नहीं थोपे। वो जो करना चाहता है उसे करने दे। ये तो मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन यहां पर मैं बच्चों के लिए भी एक बात बोलता हूं कि इस अर्ली स्टेज में बच्चों, आप अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करो। इस अर्ली स्टेज में हमें जो एनवायरनमेंट में दिखता है, या जो हमारे साथ वाले, जिनके साथ हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, स्टूडेंट जिनके साथ हम लोग जो उठते बैठते खेलते हैं, जैसा एनवायरनमेंट देखते हैं, हमें वो दिमाग में हमारे परसेप्शन क्रिएट होते जाते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे मेरा बच्चा, अभी मैं घूमने गया तो वहाँ पे साथ में गया, उससे पूछा गया कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, अंकल ने पूछा, तो मेरे पापा मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ। भाई ड्राइवर क्यों बनना चाहता है, क्या हो गया? तो उसने बोला कि ये ड्राइवर सब जगह घूमता है, इसका तो बहुत मजा आता है। तो
कहने का मतलब बहुत छोटा स्टेज है, 8-9 साल का बच्चा है। तो आपने देखा, ये मैं क्यों एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि वो जो एनवायरनमेंट देखता है, जो उसे अच्छा लगता है, वही वो बनना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि यार यही चीज मेरे लिए सबसे बढ़िया होगी। तो ऐसा कई बार बच्चों के लिए भी ऐसा होता है कि हम लोग जो है इस 10 के बाद बच्चों से कहेंगे, भाई बेटा तू कहेगा जो ही बन जाएंगे, और जो तू कहेगा वो चालू हो जाएंगे सब्जेक्ट में। तो हम लोग क्या है इसमें बच्चों, मैं आप लोगों को कहूंगा इसमें 2 ही लोगों की हमें बात माननी चाहिए। कभी भी हमारा जो है जब 10th के बाद हमें ये चूज करना हो हमारा करियर, तो एक तो हमारे पेरेंट्स, क्योंकि उनके मुकाबले हमारा कोई रियल हितैषी कोई नहीं हो सकता, और दूसरा हमारे टीचर्स। वो आपको आपकी कैलिबर, आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या आगे करियर में आपको मुकाम हासिल करना है, क्या आप कर सकते हो, वो सब आप लोगों को पता हो। क्योंकि हम लोग जब डिसीजन लेते हैं कई बार, तो हमें ये नहीं पता होता कि उसका आगे क्या परिणाम आएंगे, और क्या जो है मार्केट की स्टडी है, क्या किस तरह से है। इंटरेस्ट की बात अलग है, आपका जिस चीज में इंटरेस्ट, वो टीचर्स आपका इंटरेस्ट भी चेक करते हैं। तो इस तरह की हमारे पास एक बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड टीम है, जो बच्चों को ये रेगुलर बेसिस पर ये गाइड करती है कि उनको क्या ऑप्शन उनके लिए बेस्ट होगा, क्या उनके लिए अच्छे जो है उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है एकेडमिक, उसके बेसिस पर उसका क्या होगा, जो उसकी साइकोलॉजी है, जो उसकी मेंटलिटी है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, वो कहां पर जो है वो अच्छा होगा, वो उसको गाइड कर सकती है। क्योंकि इसका सीधा सा एग्जांपल है, आज सचिन तेंदुलकर तो कोई आईएएस या डॉक्टर नहीं है, अरे है क्या? यस और नो? नो। सचिन तेंदुलकर जो है आईएएस हो या ना तो आईएएस बना, ना डॉक्टर बना, ना इंजीनियर बना, लेकिन आज भी बहुत महान माना जाता है, महान क्रिकेटर है, क्योंकि उसके गुरु ने उसकी कैलिबर को पहचाना, उसके पोटेंशियल को पहचाना और उसे राइट डायरेक्शन दी। तो ये राइट डायरेक्शन मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उस राइट डायरेक्शन के लिए किसका होना जरूरी है जीवन में? गुरु का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने टीचर्स, और क्योंकि 2 ही लोग ऐसे हैं, पेरेंट्स और टीचर, जो हमारी सफलता से खुश होते हैं, हमारे जो है सब चीजों में हमारे साथ होते हैं, और उनको अच्छा लगता है कि यार मेरा शिष्य या मेरा जो है बात करें जिसने मैंने पढ़ाया वो आगे से आगे बढ़े, ऐसी खुशी होती है उसमें। क्योंकि हम सब टीचर हैं, हम लोगों ने वो फील किया है, वो देखा है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बहुत सोच समझकर, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके, अपने टीचर से डिस्कस करके ही ये ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। यस और नो? फिर आज का दिन बहुत पावन है। आज किसका जन्मदिन है? बर्थडे किसका है? हनुमान जी का। तो बच्चे जो है हमेशा हनुमान जी का है अवतार माने जाते हैं। उनमें वो एनर्जी, वो पावर होती है, लेकिन उस एनर्जी और पावर की क्या करना होता है? हमें याद दिलानी होती है। क्या करना होता है? याद दिलाना होता है। याद करो, जब समुद्र के वहां खड़े थे, वो एक प्रसंग आप लोगों ने पढ़ा हो या देखा हो कि खड़े थे, सब पूछ रहे कि भाई समुद्र को लांघकर कौन लंका में जाएगा। तो हनुमान जी को याद दिलाया गया कि आप जा सकते हो, आपके अंदर इतनी पावर है, आप में इतना पोटेंशियल है कि आप ऐसा कर सकते हो। जब उन्हें याद आया तो उन्होंने 100 योजन का समुद्र लांघकर श्रीलंका यानी लंका के अंदर प्रवेश किया और वहां पर आग लगी। तो मेरा कहने का मतलब कि आप में वो इतना पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन उस पोटेंशियल, उस एनर्जी को डायरेक्शन देने की आवश्यकता होती है, उसे एक वे देने की आवश्यकता होती है। उस डायरेक्शन, उस वे को देने का काम हमारे टीचर्स करते हैं, हमारे मेंटर करते हैं। जो डायरेक्शन आपको मिलती है उसको एक रियल फॉलोअर बनकर हमें जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है। आपने देखा हो बहुत सारे रिजल्ट्स आप लोगों को बताए जाते हैं, दिखते हैं, तो वह ऐसे इन्हीं एटमॉस्फेयर में यहीं पर बैठकर, यहीं पर जो है पढ़कर वो बच्चे निकले हैं और अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है। तो सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है, ऑलरेडी जो है हमें पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन सबको देखते हुए जो है हमें पूरा जैसा टीचर कहे वैसा फॉलोअर बन के हमें काम करना चाहिए। दूसरा, मैं बच्चों से कहूँगा, हमेशा स्कूल
और कोचिंग, इन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाकर चलने वाली बात है। मेरे को लगता है सप्ताह में 2 या 3 दिन हमारी क्लास होती है, सही बोल रहा हूँ? 3 दिन क्लास होती है, बाकी टाइम तो फ्री है हमारे पास। और क्लास भी मेरे हिसाब से 3 आवर्स की होती होगी, 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम, इतनी होती है, 3 आवर्स की होती है, यानी 9 to 10 आवर्स हमें वीक में देने हैं। बाकी सारा काम अपन को स्कूल के अकॉर्डिंग ही करना है। इन 9 to 10 आवर पर वीक के अंदर आप देखिए हमारी एक तरह से ग्रूमिंग हो रही है आगे के विजन को लेकर, आगे की चीजों को लेकर कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इसीलिए इनमें भी बहुत सिंसियरिटी आपकी होनी चाहिए। रोज का काम हमारा, रोज होमवर्क यहाँ पर भी हो और स्कूल का वर्क भी अफेक्टेड नहीं हो, ये हमें देखते हुए ये कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है बच्चों। और पेरेंट्स से भी हम लोग बोलेंगे कि इन चीजों पर आपका बहुत कीन ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए, जो लगातार बच्चा यहाँ भी परफॉर्म करे। और जब भी आपको ऐसा लगे कि बच्चे की कहीं कहीं कोई लैकिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इमीडिएटली उनके जो कंसर्न मेंटर है, टीचर है, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो कनेक्टिविटी हमारी बनी रहे। क्योंकि ये एक तरह का ट्राइंगल है, बच्चे का तो एक पार्ट हो गया, टीचर का एक पार्ट हो गया, पेरेंट्स का भी एक पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोचिंग में बच्चे को करा दिया तो अब सारी जिम्मेदारी टीचर की, अब कुछ नहीं देखना हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज यहाँ पेरेंट्स आए तो मैं इसलिए उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि हमें हमारा रोल भी हमें समझना चाहिए कि बच्चे को जहाँ भी अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है इमीडिएट उनके टीचर से मिलकर, उन दोनों को मिलकर उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि बच्चा जो है उस चीज़ों से कॉप अप हो जाए और आगे पर निकल जाए। एक लास्ट बात जो मैं बच्चों के लिए कहूँगा कि मोबाइल का जीवन में आपके क्या रोल है, ये थोड़ा समझना जरूरी है। कई बच्चे पेरेंट्स को मिसगाइड भी करते हैं कि साहब हमको जो है टीचर्स ने बताया है, साहब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें ये करना है, और फिर पता लगता है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है चीज़। तो ये पेरेंट्स को भी ऑब्जर्व करना है कि बच्चा कहीं सही यूज में ले रहा है कि नहीं ले रहा। नहीं तो हम लोग हमारी तरफ से आप लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग कोई भी ऐसा मोबाइल का यूज बच्चे को नहीं बताते, सारी चीजें ऑफलाइन उसको अवेलेबल होती। जो चीजें होती हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि पेरेंट्स के व्हाट्सएप नंबर पर या पेरेंट्स के जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो वहां पर फ्लोट कर दी जाती है। इसीलिए मोबाइल की रिक्वायरमेंट बच्चे को बहुत मिनिमाइज होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए, हम लोग तो ये बोलते हैं। क्योंकि जितने भी सफल जो है लोग हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं कि आप जितने भी बच्चे जो अच्छी टॉप रैंक्स लेकर आते हैं या जो सेलेक्ट हुए हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो हमेशा एक कहेंगे कि मैंने 2 साल 3 साल अपने मोबाइल से दूरी बना के रखी, मैंने सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी, तो आज वो सफल हुए, आज वो सक्सेसफुल हुए। तो ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं छोटी अर्ली एज से ही बच्चों को मोबाइल, अब खाना खाएगा तो मोबाइल देखेगा, फिर कुछ काम कर लेगा तो फिर मोबाइल दे देगा कि पापा मोबाइल दे दो। तो ये जो एक प्रैक्टिकल जो हम लोग भी क्या करते हैं कि पल्ला झाड़ने के लिए चलो 1 घंटे तक इससे मुक्ति रहेगी, चलो मेरा मोबाइल ले लेंगे, ये कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है, उसका टाइम किल करती है, उसका जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट। बल्कि मैं बच्चों से ये कहूँगा कि स्कूल्स की एक्टिविटी के अंदर अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी फिजिकल, और अगर आपको मेंटल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है रेगुलर रहनी चाहिए। इस अप टू 10th क्लास के लिए तो बहुत कंपलसरी है कि 1 घंटा हमें खेलना ही चाहिए। उस आउटडोर एक्टिविटी को अपने जो है रेगुलर रूटीन के अंदर शामिल करना चाहिए, जिसमें 1 घंटा अपन खेलें। और हम लोग कभी भी, पेरेंट्स को मैं फिर बोल दूं कि हम लोग कभी मना नहीं करते बच्चों की आप खेलो मत और उससे टाइम खराब होगा, बल्कि उससे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, फिजिकली भी डेवलपमेंट होगा। और जब वो उन गेम्स को खेलेगा उसके अंदर वो कंपटीशन का जो है एनवायरनमेंट, उसका ब्रेन भी ट्रेंड होगा। तो इसीलिए मोबाइल के बजाय उसको अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होगी और ज़्यादा अपन बात करें कि बेहतर उसको कर पाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir, for your motivating words or inspiring talk. Now